नमस्कार साथियों। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो क्लास है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का आपको पता है जो पेपर नंबर 1 होता है वो सभी का सेम ही होता है। सेम कहने का अर्थ ये है कि जो जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी एस्पिरेंट्स हैं उनका जो पेपर नंबर 1 है वो उनके लिए 10 यूनिट्स का क्राइटेरिया रखा गया होता है, उसमें से ही क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो आज की क्लास के लिए ये जो यूनिट नंबर 9 लेके आई हूँ, पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट नंबर 9 है और इस एनवायरनमेंट वाली यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि तमिलनाडु तटीय इलाके में पेयजल की समस्या का क्या कारण है। तो वहाँ पर पेयजल की समस्या का कारण ये है कि सागर के पानी का रिसाव होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर पेयजल की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में ईंधन स्रोतों के प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन होता है। तो किसके कारण होता है, वो होता है लकड़ी के कारण। भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन जो होता है वो होता है लकड़ी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है वो ओजोन नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण से के संबंध में सही है। तो ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है कि जेट विमान ध्वनि से के उच्चतम डेसिबल स्रोतों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण के माप की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है, वो है डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 0 डेसिबल क्या है। तो 0 डेसिबल जो है वो है श्रवण के लिए प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से हरा मफलर किस शब्द जो है वो किस प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है हरा मफरल, वो है ध्वनि प्रदूषण के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना है जो कि प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। तो वो कौन सी प्राकृतिक घटना है जो प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है, वो है ग्रीन हाउस का प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव आपको पता है प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रदूषण ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। कौन सा प्रदूषक जो है वो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो वो है CFC। ठीक है, CFC जो है वो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेबल है। तो गैर बायोडिग्रेबल जो है वो है नायलॉन। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हैं जिन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया है, तो वे पृथ्वी को विषाक्तता के खतरनाक स्तर तक प्रदूषित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको अच्छी तरह से अगर आप जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पृथ्वी में जो है वो विष की जो क्षमता है वो अधिक बढ़ जाएगी। तो वो है रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को शुद्ध करने की एक विधि नहीं है। तो जल को शुद्ध करने की विधि जो है वो पैरावैंगनी विकिरण नहीं है। ठीक है, यूवी रेडिएशंस जो होती हैं उनके द्वारा जल को शुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सामान्य प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में सही नहीं है। तो वो कौन सा कथन है कि प्लास्टिक जो है ये इसके लिए लिखा गया है यहाँ पर कि ये बायोडिग्रेडेबल है, जबकि आपको पता है प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा अपशिष्ट है जिसको गलने या सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। ठीक है, या फिर वो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं गलते सड़ते हैं। ठीक है, तो इसके प्लास्टिक के संबंध में यहाँ पर जो कथन है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है, ये है वायुमंडल पानी की बूंदों के साथ रासायनिक वायु प्रदूषण का संयोजन करना। ठीक है, तो ये जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण होता है। और आपको पता है अम्लीय वर्षा का जो सबसे ज़्यादा भारत में प्रभाव पड़ा है वो कहाँ पर पड़ा है, वो पड़ा है ताजमहल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है। तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है मृदा क्षारीयता। ठीक है, बाकी सभी जो हैं वो अम्लीय वर्षा के प्रभाव हैं, जैसे कि वृक्षों की मौत हो जाना और पौधों की उत्पादकता में कमी, झीलों और तालाबों में मछलियों की मौत हो जाती है अम्लीय वर्षा से। लेकिन मृदा क्षारीयता जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो है वो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खतरनाक और लंबे समय तक स्थायी रहने वाला अपशिष्ट है। तो वो है परमाणु अपशिष्ट। ठीक है, परमाणु अपशिष्ट ऐसा है जो बहुत खतरनाक और लंबे समय तक स्थायी रहने वाला अपशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उसके प्रत्येक स्तर पर केंद्रित होते हैं। तो वो कौन सा है, वो है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो कौन से ईंधन से जो वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है, वो आपको पता है CNG के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट में CNG की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक है। तो वो है लाइकेन। ठीक है, वो लाइकेन आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल इंजन किस प्रकार के गैसीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जो गैसीय ऑक्साइड है वो उत्पन्न करते हैं। आगे है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो मोटर जो वाहन हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, सीधा क्वेश्चन ये बनेगा। तो कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयंत्र अपशिष्ट से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो वो कौन सा है, वो है खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या नहीं है जो नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है। तो वो कौन सी है, वो है ओजोन रिक्तीकरण। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधजले कार्बन कणों के कारण उत्पन्न होती है। तो वो होती है श्वास की समस्या। ठीक है, अधजले कार्बन कणों के कारण ये समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में सही है। तो वो कौन से कथन हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में सही हैं। तो वो है 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही कथन कार्बन मोनोऑक्साइड के संबंध में सही हैं। यहाँ पर पहला कथन है कि यह मुख्य रूप से ईंधन के अधूरे दहन की वजह से उत्पन्न होती है। नंबर 2 पर है ये पेट्रोल इंजन में अधिक प्रत्यक्ष रूप से होती है। नंबर 3 है ये लंबी अवधि के जोखिम के बाद मतली पैदा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से शरीर के कौन से अंग का जोखिम के प्रारंभिक दौर के दौरान परमाणु विकिरण से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो वो होती है अस्थि मज्जा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कार्बन सिंक द्वारा प्रकृति के से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की घटना का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है? वो है वायोसिक्विस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीवित जीव है जो कि वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो वो है कवक, यानी कि फंगी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कणिका तत्वों के संदर्भ में सही हैं? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो 2 और 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि यह डीजल ईंधन के कारण अधिक उत्पन्न होता है, और नंबर 3 पर है कि यदि ऐसे प्रदूषण में लंबी अवधि तक रखा जाए तो यह श्वास नली और फेफड़ों की समस्या पैदा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सूची मिलान है। तो यहाँ पर जो सूची 1 है उसमें अधिनियम दे रखे हैं और दूसरी में वर्ष दे रखे हैं, तो सही जो है वो मिलान करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने ही मिलान दे रखे हैं कि जल यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम बना था वो बना था 1974 में। आगे है वायु के लिए प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम बना था वो बना था 1981 में। आगे है वन्य जीव संरक्षण के लिए अधिनियम बना था 1972 में। और आगे है पर्यावरण संरक्षण, उसके लिए जो कानून बना था वो बना था 1986 में। ठीक है। तो ये सभी जो अधिनियम हैं ये आपने ईएस के साथ याद रख लेने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन खेती करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस दौरान जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जमा हो जाता है? तो वो कौन सा तत्व हो जाता है? वो है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन गहन खेती के दौरान जमा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी दुष्परिणाम होते हैं। तो वो कौन सा नहीं है? वो दुष्परिणाम है जलवायु में परिवर्तन। ये नहीं है, बाकी सभी दुष्परिणाम कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के से संबंधित अधिनियम भारत को निम्न में से किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? तो किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? वो है पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम। ठीक है। 1986 के दौरान जो आया था। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनुशंसित नहीं है? तो वो है भस्मीकरण। ठीक है। आगे है कि भारी वर्षा से उर्वरक नदियों में बह जाते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम पैदा हो जाता है? तो वो होता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। यूट्रोफिकेशन, जब उर्वरक नदी में बह जाते हैं तो उसके बाद ये दुष्परिणाम पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है हाइड्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम क्रमिक रूप से खाद्य श्रृंखला के उच्चतर स्तरों की ओर जाते हैं तो रसायनों की एकाग्रता में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो जिसका उद्देश्य था
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जल में काई सामग्री की उच्च मात्रा की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है। तो वो किस बात का संकेत है, वो है जल का अम्लीय होना। ठीक है, उसकी वजह से काई जो है वो जल में आ जाती है। ठीक है, आपने नदी नालों में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब जल में फ्लोराइड की अधिकता एकाग्रता 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे निम्नलिखित में से किस रोग के पैदा होने की संभावना होती है। तो कौन से रोग के पैदा होने की संभावना होती है, वो है फ्लोरोरोसिस। ठीक है, ये रोग जो है वो पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू जल आपूर्ति में सल्फेट की सुरक्षित अनुमेय सीमा है। तो वो है 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिलिकोसिस प्राय किस प्रकार के उद्योगों में होता है। तो वो होता है स्टोन क्रशर में। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा की परम स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, आगे है कि अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा को पुनः वर्गीकृत किया गया है जिससे सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र संबंधित परियोजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो है सफ़ेद श्रेणी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो है परमाणु संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रभाव मंडल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो जो प्रभाव मंडल है वो संदर्भित करता है सूर्य की दिखाई देने वाली सतह जहाँ से विकिरण उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपने क्लास को लाइक ज़रूर करना है, और ऐसा नहीं है कि क्लास को बीच में ही छोड़ के चले जाना है। क्लास को पूरा ज़रूर देखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।